स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। जी हां, बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर के अटकलें तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक 15 अप्रैल को यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने की चर्चा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह की शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के भी राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार गठन को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है और अंतिम फैसला जल्द सामने आ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है और अब सभी की नजर 15 अप्रैल पर टिकी है। बिहार में बालू घाट नीलामी की अड़चनें खत्म करने की तैयारी, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द मिलेगी रफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार सरकार बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को दूर करने की तैयारी में जुट गई है। इस दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि नीलामी प्रक्रिया को गति मिलेगी और लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक और फिर तकनीकी बाधाओं के कारण कई बालू घाटों की नीलामी में देरी हो रही थी। अब सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए नियमों में सुधार और फिर प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम कर रही है। इस कदम से न सिर्फ राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी की उम्मीद है, बल्कि निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता भी बेहतर हो सकती है। निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनने से इनकार, मान मनोबल में जुटे कई दिग्गज नेता, आज होगा अंतिम फैसला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में सत्ता समीकरण को लेकर की हलचल और तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कई वरिष्ठ नेता सक्रिय बताए जा रहे हैं और लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज सीएम हाउस में एक अहम बैठक होनी है, जिसमें इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार गठन और फिर नेतृत्व से जुड़े हुए कई पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। सीएम नीतीश संजय झा के बाद अब सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक, ललन सिंह के साथ कई दिग्गज पहुंचे। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा के बाद अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भी एक अहम बैठक होने की खबर सामने आई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें सियासी चर्चाओं को और हवा मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार गठन, राजनीतिक रणनीति और फिर मौजूदा हालात को लेकर की चर्चा हुई है। अलग अलग नेताओं की लगातार बैठकों को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फैसला जल्द लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है और फिर क्या कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आता है या नहीं। नीतीश जाते जाते बिहार का खजाना खाली कर गए, तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, इस बात को लेकर के जताया दुख। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जाते जाते खजाना खाली कर गए। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल और बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार की आर्थिक स्थिति और फिर सरकारी खर्चों को लेकर के चिंता जताते हुए कहा कि कई योजनाओं और फिर फैसलों में वित्तीय अनुशासन की कमी दिखाई देती है। उन्होंने इसे जनता के हितों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। इस बयान के बाद जदयू और फिर आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि इस राजनीतिक बयानबाजी का आगे क्या असर पड़ता है और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का चौंकाने वाला दावा, सियासी हलचल हुई तेज। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर की चल रही चर्चाओं के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे लिख करके दे सकते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिससे सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। जहां प्रशांत किशोर ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया है कि राज्य की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने किसी नाम का स्पष्ट खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके इस दावे ने
राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है, जहां अब सभी की नज़र इस बात पर है कि आखिर प्रशांत किशोर किस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाते हैं, बदलते हैं। बिहार की नई सरकार में कौन कौन बनेगा कैबिनेट मंत्री, आ गई संभावित लिस्ट। दरअसल बातें हैं कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आने की खबरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। हालांकि ये लिस्ट अभी आधिकारिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में अनुभवी नेताओं के साथ साथ कुछ नए चेहरे को भी जगह मिल सकती है। यह सरकार गठन में जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रख करके नाम तय किए जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल किसी भी दल की ओर से ये लिस्ट इस सूची की पुष्टि नहीं की गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि नई सरकार के गठन के बाद किन नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है और किस तरह से कैबिनेट का स्वरूप तैयार होता है। देह व्यापार की काली दुनिया का पर्दाफाश। बिहार में 2 पतियों संग रैकेट चलाने वाली मास्टरमाइंड महिला गिरफ्तार। दरअसल बातें हैं कि बिहार में देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि वह अपने 2 पतियों के साथ मिलकर के इस अवैध रैकेट का संचालन कर रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हरकत मच गया है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से इस रैकेट के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी, जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान कई अहम सबूत भी बरामद किए गए हैं और फिर अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तार से जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। खान सर के नाम पर छात्रों से धोखा, शांति महोत्सव में मच गया बवाल। लड़कों ने जमकर तोड़ी कुर्सियां। दरअसल बात है कि बिहार के गया जिला में आयोजित एक शांति महोत्सव के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब छात्रों ने कथित तौर पर कार्यक्रम को लेकर के नाराजगी जताई। आरोप है कि खान सर के नाम पर छात्रों को बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम में अपेक्षित व्यवस्था या फिर उपस्थिति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर अचानक माहौल बिगड़ गया और कुछ छात्रों ने विरोध करते हुए कुर्सियां तोड़ दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद आयोजकों और फिर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और फिर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आयोजन में कहां चूक हुई है। वहीं पर इस घटना ने आयोजनों की पारदर्शिता और फिर छात्रों की उम्मीदों को लेकर के कई नई बहस छेड़ दी है। तेजस्वी यादव का जेडीयू पर हमला, नीतीश की पार्टी अब बीजेपी की कठपुतली बन गई है। जी हां, बिहार की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी अब बीजेपी की कठपुतली बन गई है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है, जहां तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जेडीयू अपने फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले रही है और कई अहम मुद्दों पर बीजेपी के प्रभाव में काम कर रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और फिर गठबंधन की राजनीति के लिए सही स्थिति नहीं बताया है। इस बयान के बाद जेडीयू और फिर राजद के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि जेडीयू इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और फिर आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाता है। बिहार में बिना वर्दी ड्यूटी पर दिखे पुलिसकर्मी पर गिरेगी गाज, जब भत्ता रोका जाएगा होगी बड़ी कार्रवाई। दरअसल बातें हैं कि बिहार में पुलिस व्यवस्था को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देशों के मुताबिक अब ड्यूटी के दौरान बिना वर्दी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनका भत्ता भी रोका जा सकता है, जिससे अनुशासन को और सख्ती से लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये कदम पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने और फिर जनता के बीच उनकी उपस्थिति को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुलिसकर्मी निर्धारित वर्दी में ही ड्यूटी पर मौजूद रहें। इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में हलचल देखी जा रही है, जहां सरकार का मानना है कि इस तरह के कदमों से जवाबदेही बढ़ेगी और फिर कानून व्यवस्था की छवि और मजबूत होगी। अब देखना होगा कि इस सख्ती का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है। बिहार में बड़ा सियासी बदलाव, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को नए सीएम का
ऐलान तय। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किए जाने की चर्चा है। इस घटनाक्रम ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और फिर गठबंधन के भीतर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक समीकरण और फिर राजनीतिक रणनीतियों को ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी नाम की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम आगे आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस बना हुआ है। अब सभी की नज़र 15 अप्रैल पर टिकी है, जब यह स्पष्ट हो जाएगा, हो सकता है कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कह दी बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव की चर्चाओं के बीच जीतन राम मांझी का भावुक बयान सामने आया है। नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे से पहले उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में कई बदलाव और फिर विकास के कार्य हुए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के ख्वाब और योजनाओं ने बिहार की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में एक सम्मानजनक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, खासतौर पर जब सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज है। इस बीच बिहार की राजनीति में हलचल बनी हुई है। सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे का राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में जाता है और क्या वाकई में कोई बड़ा बदलाव सामने आता है। दोस्तों, बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव सामने आया है। आम जनों की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं, जिससे आम लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया को और सख्त और दस्तावेज आधारित बनाया गया है, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और फिर फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। जानकारी के मुताबिक अब प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को अधिक दस्तावेज जमा करने होंगे और सत्यापन प्रक्रिया भी पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है। इससे कई जगहों पर आवेदन की प्रक्रिया धीमी हो गई है और लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव लंबे समय में व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे और फिर गलत प्रमाण पत्र बनने की समस्या कम होगी। फिलहाल आम जनता को शुरुआती स्तर पर थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि सिस्टम स्थिर होने के बाद प्रक्रिया आसान हो जाएगी। जेडीयू विधायक को क्यों खोज रही है बिहार पुलिस? ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, गैर जमानती वारंट जारी। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें जेडीयू के एक विधायक के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विधायक से जुड़े संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है और फिर विपक्ष इसे लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और अधिकारियों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, छात्र राजद खत्म, अब सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन से देश भर में गूंजेगी आवाज। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में छात्र संगठनों को लेकर के बड़ा बदलाव सामने आया है। तेजस्वी यादव ने एक अहम फैसला लेते हुए छात्र राजद को समाप्त करने की घोषणा की है। अब इसकी जगह सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से नई छात्र राजनीति की शुरुआत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस नए संगठन का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को अधिक व्यापक और फिर संगठित तरीके से उठाना बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नई संरचना के जरिए देश भर में छात्रों की आवाज़ को मजबूत किया जाएगा और उन्हें बेहतर मंच दिया जाएगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि ये नया छात्र संगठन जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव डालता है और फिर क्या ये छात्र राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को लगा बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब स्कैम में एफआईआर रद्द होने से इनकार। दरअसल बात यही कि लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिससे कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक याचिका में एफआईआर को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है। इस फैसले के बाद अब जाँच और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ये मामला लंबे समय से जाँच एजेंसियों के दायरे में है और फिर समय समय पर इसमें
नई कानूनी प्रगति सामने आती रही है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। अब सभी की नज़र आगे की सुनवाई और जांच की दिशा पर टिकी है, क्योंकि ये मामला बिहार की राजनीति में पहले से ही काफ़ी अहम माना जाता है। नए सीएम के ऐलान से पहले जेडीयू ऑफिस से हटाया गया ये पोस्टर। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच जेडीयू कार्यालय में लगाए गए पोस्टरों को हटाए जाने की खबर सामने आ रही है। इन पोस्टरों में 25 से 30 फिर से नीतीश जैसे नारे लिखे हुए थे, जो पार्टी के समर्थन और राजनीतिक संदेश के रूप में देखे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले ये कदम प्रशासनिक या फिर संगठनात्मक स्तर पर लिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर के अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हो गई है। कुछ लोग इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे बदलते राजनीतिक माहौल से जोड़ करके देख रहे हैं। 2027 में पूछे जाएंगे 33 सवाल। जानिए घर घर सर्वे में क्या क्या देनी होगी जानकारी। दरअसल बात है कि देश में सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 की तैयारी तेज हो गई है। इस बार जनगणना के दौरान घर घर जाकर के कुल 33 सवाल पूछे जाने की संभावना है, जिसमें परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई अन्य अहम जानकारियां शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक इस जनगणना में लोगों से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शिक्षा स्तर, रोजगार की स्थिति, आवास की स्थिति और अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर सवाल पूछे जाएंगे। सरकार का उद्देश्य देश की वास्तविक जनसंख्या के साथ साथ विकास योजनाओं के लिए सटीक डेटा जुटाना है। इस बार डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा सकता है, जिससे डेटा संग्रह और फिर प्रोसेसिंग तेज और अधिक सटीक हो सके। अधिकारियों का मानना है कि ये जनगणना आने वाले वर्षों में नीति निर्माण और फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार वासियों को आज 11 बजे मिल सकती है बड़ी सौगात। नीतीश सरकार की आखिरी कैबिनेट में ऐलान की संभावना। दरअसल बात है कि बिहार में आज 11 बजे होने वाली नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक को लेकर की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि ये नीतीश सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई विकास योजनाओं और लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी संभव है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी बड़े बदलाव की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस बैठक को लेकर के राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इसे संभावित सत्ता परिवर्तन से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब सभी की नज़र 11 बजे होने वाली इस बैठक पर टिकी है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप, भाजपा के दबाव में इस्तीफा। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वे भाजपा के दबाव में फैसले ले रहे हैं और उन्हीं के दबाव में इस्तीफे की स्थिति बनी है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्य में यानी कि बिहार में सरकार के निर्माण स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसलों से गठबंधन की अंदरूनी राजनीति का असर दिख रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताया है। इस बयान के बाद जेडीयू और राजद के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि इस राजनीतिक बयानबाजी का आगे क्या असर पड़ता है और क्या कोई नई स्थिति सामने आती है या नहीं। बिहार के शिवहर में सांप ने डसा तो होमगार्ड जवान ने दिखाई हिम्मत, डब्बे में बंद करके पहुंचा अस्पताल, देखने के बाद मचा हरकत। दरअसल बातें हैं कि बिहार के शिवहर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक होमगार्ड जवान को सांप ने डस लिया। इसके बावजूद भी जवान ने साहस दिखाते हुए सांप को डब्बे में बंद कर दिया और सीधे अस्पताल पहुंच गया। इस घटना ने मौके पर मौजूद लोगों को भी चौंका दिया है। जानकारी के मुताबिक सांप काटने के बाद घबराने के बजाय जवान ने सूझबूझ दिखाई और समय बर्बाद किए बिना इलाज के लिए निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। वहीं पर सांप को डिब्बे में बंद करके लाने की घटना चर्चा का विषय बन गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग होमगार्ड की हिम्मत और फिर शांत दिमाग की सराहना कर रहे हैं। फिलहाल जवान की इस हालात स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। बिहार की नई सरकार में निशांत डिप्टी सीएम
जेडीयू कोटे से कौन कौन बनेंगे मंत्री, आ गई है लिस्ट। दरअसल बात है कि बिहार में नीतीश सरकार के गठन को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी जारी करने की अटकलें शुरू हो गई है। जहां सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बनी हुई है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू में संगठन और फिर क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के नाम तय किए जा सकते हैं, जहां अनुभवी नेताओं के साथ साथ कुछ नए चेहरे को भी जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है, ताकि सरकार में संतुलन और फिर सामाजिक समीकरण दोनों को साधा जा सके। वहीं पर फिलहाल ये पूरी सूची यानी कि पूरी लिस्ट संभावनाओं पर आधारित जताई जा रही है। असली तस्वीर कैबिनेट गठन के बाद ही साफ होगी। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जेडीयू कोटे से किन नेताओं को मौका मिलता है और क्या वाकई किसी बड़े सरप्राइज की संभावना बनती है या नहीं। बिहार में पलटने वाली है बाजी, जेडीयू ने सीएम पद को लेकर के चल दिया है ये दाव। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जारी खींचतान के बीच जेडीयू की रणनीति को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने सीएम पद को लेकर के बड़ा राजनीतिक दाव चल दिया है, जिससे सत्ता समीकरण बदलने की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू अपने रणनीतिक संतुलन और फिर गठबंधन की स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ अहम फैसलों पर विचार कर रही है। इस कदम को आने वाले समय में सरकार गठन और फिर नेतृत्व चयन से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की सियासत में हलचल और बढ़ गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि ये दांव कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही अनिश्चितता पर कोई असर पड़ता है या नहीं। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से सियासी सरगर्मी तेज, बी टीम के आरोपों पर दिया करारा जवाब। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एआईएमआईएम की संभावित सक्रियता को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री की चर्चा के बीच राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी बढ़ गई है। कई नेताओं ने एआईएमआईएम पर बी टीम होने का आरोप लगाए हैं, जिसका ओवैसी की ओर से कड़ा जवाब दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना और अपनी राजनीतिक आवाज़ को मजबूत करना है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी को जनता के बीच जाने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। यह इस मुद्दे के बाद बंगाल की राजनीति में नया तनाव देखने को मिल रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि एआईएमआईएम के संभावित एंट्री से चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। बिहार में बड़ा सियासी बदलाव, नए सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। जी हां, बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चा के बीच नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां तेज बताई जा रही है। खबरों के अनुसार इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ये कार्यक्रम और भी अहम हो सकता है। या सूत्रों के मुताबिक सत्ता परिवर्तन और फिर नए नेतृत्व के ऐलान के बाद शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, जहां इसमें केंद्र और फिर राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि नया मुख्यमंत्री कौन बनता है और शपथ ग्रहण को लेकर के अंतिम रूप से क्या घोषणा होती है। अप्रैल महीने में ही चढ़ा गर्मी का पारा, बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं लोग। दरअसल बात है कि बिहार के कई जिलों में अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक तेज धूप और फिर लू जैसे हालात के कारण लोग डिहाइड्रेशन, सिर दर्द और कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। खास करके बच्चे और फिर बुजुर्ग इस मौसम के असर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और फिर पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को गर्मी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल मौसम के इसी तरह बने रहने की आशंका जताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की कक्षा की विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जाने पूरा टाइम टेबल। दरअसल बात यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने 10वीं और फिर 12वीं कक्षा की विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है जो किसी कारण से मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या फिर उनके 1-2 विषयों में
सुधार की आवश्यकता है। जानकारी के मुताबिक परीक्षाएं निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी और छात्रों को समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जहां इस शेड्यूल के जारी होने के बाद छात्रों में उत्साह और फिर राहत दोनों देखने को मिल रही है। अब सभी उम्मीदवारों की नज़र अपने अपने परीक्षा की तैयारी पर है ताकि वे बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। अब शादी में गैस की नहीं होगी किल्लत, आवेदन पर तय मात्रा में मिलेगा सिलेंडर। दरअसल बात है कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के एक नई व्यवस्था की चर्चा सामने आई है, जिसके तहत शादी विवाह जैसे आयोजनों में गैस की किल्लत को दूर करने का दावा किया जा रहा है। इस नए नियम के तहत आवेदन करने पर तय मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है ताकि बड़े आयोजनों में परेशानी ना हो। यह जानकारी के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू और फिर व्यावसायिक उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखना और पारदर्शी तरीके से सिलेंडर वितरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे लोग आसानी से ज़रूरत के अनुसार सिलेंडर प्राप्त कर सके। इस पहल को लेकर के लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि अक्सर शादी विवाह के सीजन में गैस की कमी की शिकायतें सामने आती है। अब देखना होगा कि ये नई व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और आम लोगों को इससे कितना लाभ मिलता है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है भारत। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की कही 10 खास बातें। दरअसल बातें है कि भारत में महिला आरक्षण बिल को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने इसे 21वीं सदी का एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण और फिर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक अवसर देगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक और फिर सामाजिक हलकों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां अब सभी की नज़र इस बात पर है कि ये बिल आगे किस तरह लागू होता है और फिर इसका ज़मीनी असर कितना दिखाई देता है। दोस्तों, किशनगंज कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद हरकंप मच गया है। एक ईमेल ने पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया है और अब हर कोने की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दूं कि लगातार किशनगंज कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी मिल रही है, जहां हालांकि इस पर कार्रवाई भी हो रही है, धमकी देने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर से वही मामला कोई और कोर्ट को उड़ा देने की धमकी देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार किशनगंज कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी मिल रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दरअसल बातें हैं कि सीमावर्ती जिला किशनगंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल मिला। यह संदेश कोर्ट के आधिकारिक ईमेल आईडी पर आया, जिसमें दावा किया गया है कि न्यायालय परिसर में बम मौजूद है। ईमेल मिलते ही न्यायालय कर्मियों ने तुरंत जिला प्रशासन और फिर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे सिस्टम में हरकत मच गया। जब बिना देर किए सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई और फिर कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। मौके पर सदर थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जब कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग एरिया और आसपास के हर हिस्से को बारीकी से खंगाला गया। एहतियात के तौर पर कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की सख्त जांच की जा रही है। वहीं पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। हालांकि अब तक की ये जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। यह सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। इस बीच पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को जाँच सौंपी है। IP एड्रेस और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके। अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया है कि इस तरीके की धमकी पहले भी मिल चुकी है, इसलिए इस बार भी सतर्कता बरती गई है और फिर लोगों को तुरंत कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं पर डीएसपी अशोक कुमार ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो फिर तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये खबर किशनगंज के पुलिस कर्मियों के लिए है। यह किशनगंज के पुलिस कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ा फरमान है, क्योंकि किशनगंज में पुलिसकर्मी अब ड्यूटी करने के दौरान
मोबाइल नहीं चला सकते हैं। अगर कोई भी किशनगंज की पुलिस ड्यूटी करने के दौरान मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाना भारी पड़ सकता है। जय एसपी संतोष कुमार के सख्त आदेश के बाद पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में पुलिसिंग को और ज्यादा अनुशासित और फिर प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने साफ निर्देश दे दिया है कि अब ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश सिपाही से लेकर के एएसआई और इंस्पेक्टर तक सभी पुलिसकर्मियों पर लागू होगा। यानी कि अब चाहे दिन की ड्यूटी हो या रात की, मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। एसपी ने इस संबंध में किशनगंज, बहादुरगंज और फिर ठाकुरगंज सर्किल के अधिकारियों के साथ सभी थानाध्यक्षों को लिखित निर्देश दे दिया है। साथ ही साथ सर्किल इंस्पेक्टरों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अपने क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। वहीं पर इतना ही नहीं, इस नियम की निगरानी खुद एसपी और फिर डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। अगर कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, गंभीर मामलों में निलंबन तक की भी कार्रवाई हो सकती है। यह दरअसल पुलिस अधीक्षक को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और आम लोगों में पुलिस की छवि भी खराब होती है। कई बार मौखिक चेतावनी देने के बाद अब इस पर सख्त कदम उठाया गया है। इसके अलावा एसपी ने गश्ती व्यवस्था को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। जैसे सभी थानों को रूट चार्ट और फिर रोड मैप तैयार करने, नियमित बिट गश्ती और पैदल यात्री गश्ती सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही साथ ड्यूटी के दौरान सरकारी हथियार साथ रखना और अनुशासित आचरण बनाए रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का आम लोगों ने स्वागत भी किया है। वहीं पर लोगों ने कहा कि जब आम नागरिकों पर नियम लागू होते हैं तो फिर पुलिसकर्मियों पर भी उसी तरह से सख्ती होनी चाहिए। फिलहाल इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में चर्चा तेज है और अब देखना होगा कि जमीन पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं, ये महिला अररिया जिला की रहने वाली है, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती बेच दिया गया। मात्र 5,000 रुपए में कहा जाए तो इसको बेच दिया गया है। जी हाँ, बिहार के अररिया जिला से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बेटी को जबरन शादी के नाम पर जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, लेकिन हिम्मत दिखा करके वह वहां से भाग निकली। अब उसकी कहानी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जहां अररिया जिला की रहने वाली 18 वर्षीय लड़की परवीन आशिक के साथ जो हुआ वह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। आरोप है कि लड़की का जबरन विवाह जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया गया जो पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्ची का पिता भी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस शादी के बदले लड़की के पिता को महज 5,000 रुपए दिए गए, यानी कि एक बेटी की जिंदगी का सौदा सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5,000 रुपए में। पीड़िता ने काउंसलिंग के दौरान बताया है कि शादी के बाद उसे वहां जबरन रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब उसने बिहार वापस लौटने की इच्छा जताई तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, लेकिन इसी बीच उसने हिम्मत दिखाई और मौका देख करके वहां से वो भाग निकली। पुलवामा से निकल करके हुए श्रीनगर जाने के लिए एक वाहन में बैठी, लेकिन रास्ते में ही उसे उतार दिया गया। एक अनजान जगह पर भटक रही इस लड़की को स्थानीय लोगों ने देखा और इंसानियत दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। मेडिकल जांच और प्राथमिक जांच के बाद उसे बालिका गृह में रखा गया और फिर सूफियान स्थित वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया, जहाँ पर फिलहाल वे सुरक्षित हैं और उसकी काउंसलिंग चल रही है। दोस्तों, सांप देखकर तो सब डर जाते हैं, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको सांप डस नहीं पाएंगे। खेत हो या जंगल, आप बेधड़क घूमें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसी रामबाण चीज का इजाद कर दिया है जिसको जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। जो आपको बता दूं कि हमारे देश में आए दिन सांपों के निकलने की घटनाएं देखने को मिलती है। अक्सर लोगों को कभी घर में तो कभी खेतों में जहरीले सांप डस लेते हैं। रात में खेतों में पानी लगाने के लिए जाने वाले किसानों को सबसे ज्यादा खतरा नाग देवता से ही होता है। जहाँ हालांकि अब चाहे खेत हो या फिर जंगल, इन विषधरों से यानी कि इन जहरीले सांपों से, जहरीले जीव जंतुओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रामबाण चीज बना दी है जो 100 मीटर की दूर से ही सांपों की मौजूदगी का पता लगा देगी। दरअसल बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने दूर से ही सांपों का पता बताने वाली किसान मित्र छड़ी विकसित की है। ये छड़ी 100 मीटर के दायरे में मौजूद सांप ही नहीं बल्कि किसी भी जहरीले जीव का
पता बताने में माहिर है। सामान्य छरी की तरह दिखाई देने वाली इस छरी में एक बटन लगा हुआ है जिसे दबाने के बाद एक्टिव हो जाती है और सांपों के मौजूद होने की सूचना देती है। आपको बता दूं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस छड़ी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसका नाम कृषि मित्र छड़ी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले में शामिल हुए मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान मित्र छड़ी की विशेषताएं भी बताई है। यह शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि ये किसान मित्र छड़ी है। कई बार किसान रात में खेतों में पानी डालने जाते हैं तो फिर ऐसी कई दुर्घटनाएं होती हैं कि सांप ने काट लिया। किसान इस छड़ी को लेकर के खेत में जाएं और फिर इसे जमीन पर रखने के बाद इसमें लगा बटन दबाना होता है। अगर सांप आसपास होगा तो ये बड़े जोर जोर से कंपन करने लगेगी ये छड़ी, और किसान सावधान हो सकते हैं। किसान जान जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर कुछ जहरीले जीव जंतु है। वहीं पर आपको बता दूं कि किसान खेती में इस छड़ी को लेकर के जाएंगे और इसका बटन दबाएंगे। अगर सांप या फिर कोई जहरीली जीव आसपास है तो ये छड़ी जोर जोर से कांपने लगेगी। इससे किसान की समझ में आ जाएगा कि आसपास खतरा है। ये छड़ी करीब 100 मीटर के दायरे में सांप की मौजूदगी को भांप लेती है।